देखिए, चर्चा एक तरफ हम अविश्वास प्रस्ताव को लेकर करने वाले थे और आज उसको लेकर हंगामा रहने के पूरे आसार हैं। 11 बजे अब से थोड़ी ही देर बाद जब कार्रवाई दोनों ही सदनों की शुरू होगी तो निश्चित तौर पर हंगामे की वो तस्वीरें दोनों ही सदनों से देखने को मिलेंगी और इसीलिए मेहमानों का एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। 2 स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिनका मैं आपसे तारुफ पहले ही करवा चुकी हूँ। इसके अलावा खेमचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी के लीडर हैं। अजय अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस के लीडर है। अजय जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और इसके साथ साथ संजय मिश्रा जी भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत करती हूं। हालांकि खेमचंद शर्मा जी, चर्चा तो देखिए हम अविश्वास प्रस्ताव पर करने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये तस्वीरें आ चुकी है इसलिए शुरुआत में इन्हीं के साथ करूंगी। इन तस्वीरों को लेकर कितना खुश आप महसूस करते हैं? क्योंकि शाम 6:30 बजे इसका उद्घाटन होना है, कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है, G20 की मेजबानी हो चुकी है, भारत के लिए यह कितना महत्वपूर्ण? नमस्कार, जय हिंद। आईसीसी के लिए समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बड़े भाई, उन्होंने कुछ चीजें विस्फोट की हैं, उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ये रिनोवेशन वर्क नहीं है, ये रिक्रिएशन है। ये देश को संपत्ति दी गई है और आने वाले 50 साल 60 साल तक ये यूज होगी। ये विश्व का एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। और आज हमारे भारत के पास भी एक ऐसी जगह होगी जहां पे हम बड़ी से बड़ी मीटिंग होस्ट कर सकते हैं। हम इंटरनेशनल फोरम, इंटरनेशनल लीडरशिप, इंटरनेशनल आप कह सकते हैं जितने भी लोग हैं उनको हम वहां पे बिठा के अपनी बातचीत कर सकते हैं। और G20 जैसी बड़ी मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से वहां पे संचालित होगी। तो ये मात्र रिनोवेशन नहीं है, ये रिक्रिएशन है। बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। शाम को इसका उद्घाटन होगा और मैं समझ देशवासी देखिए, क्योंकि अभी ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं, ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और आपसे थोड़ी देर पहले आपने जो तस्वीरें देखी थी तब श्रमिकों से वो बात कर रहे थे और ये उससे भी पहले की तस्वीरें जब हवन पूजन में शामिल प्रधानमंत्री हुए थे। खेमचंद शर्मा जी इसको लेकर रिएक्शन दे रहे थे कि किसी भी तरीके का रेनोवेशन नहीं है, जैसे कि उपाध्याय सर ने कहा था। उनका ऐसा कहना है कि भाई ये रिक्रिएशन है और इसको जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। बहरहाल अजय अरोड़ा जी, आप तो तैयारी के साथ आए होंगे कि आज तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करनी होगी और उस पर करेंगे भी, लेकिन एक रिएक्शन अगर इन तस्वीरों पर आपसे मिलता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि देश को समर्पित प्रधानमंत्री मोदी इस कॉम्प्लेक्स को करने वाले हैं। इसका उद्घाटन आज शाम को 6:30 बजे होगा। पूर्णिमा जी, एशिया 82 में हमने देखा कि जिस प्रकार से हमने निर्माण किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। आज समय की मांग है, प्रगति मैदान भी हमारे समय में ही इसका नींव रखी गई, इसे बनाया गया। आज सौंदर्यीकरण हुआ, अच्छा लगा, क्योंकि समय की मांग थी। सौंदर्यीकरण नहीं है, रिक्रिएशन है। खेमचंद जी बीज आपके मध्य नहीं बोला, आपके मध्य नहीं बोला। सही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमने तो उपयोग करें। नहीं, सही शब्द का उपयोग। आप मुझे राय ना, दिल बहुत बड़ा, मैंने शुभकामनाएं दी है, आपने सुनी नहीं। पूर्णिमा जी, जिस प्रकार से समय की मांग, और इससे पहले भी देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबने कुछ ना कुछ किया, देश के प्रति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, आज भारत यहाँ तक पहुंचा। हमने जिस प्रकार से हवाई अड्डे बनाए थे, एयरलाइंस बनाई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने एयरलाइंस भेज दी, हवाई अड्डे भेज दिए। लाल किला हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है, उसकी निगरानी किसी के हाथ में दे दी। हमें यह भी समझना होगा कि जो हमारी हिस्टोरिकल चीजें हैं वो खुद हम उसकी देख रेख करें। सरकार में अपनी क्षमता होनी चाहिए। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार का दायित्व बनता है कि अगर अतिथि देवो भव, अगर हमारे देश में अगर कोई सम्मेलन होता है तो पहले भी जो होते हैं तो सरकारों ने बढ़िया से बढ़िया काम किए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सौंदर्यीकरण अच्छा नहीं हुआ, बढ़िया हुआ। मैं खेमचंद जी को साधुवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत, और जिस प्रकार से अभी मैं देख रहा था कि कैमरे का फोकस, पूर्णिमा जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री पे था। पहले जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सामूहिक होता था। आगे बढ़िए सर, इससे हम
अजय अरोड़ा जी, अब इससे आगे बढ़िए। कौन तस्वीरें नहीं खिंचवाता आजकल? तो एक सेकंड सर, मैं तो प्रधानमंत्री की बात ही नहीं करती। नहीं सर, एक सेकंड, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, आपका बनता भी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आजकल कौन तस्वीरें नहीं खिंचवा पाता। ये तो नॉर्मल सी एक चीज हो गई है। इससे अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। इससे बहुत अलग है जो हो रहा है, हमको उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये सब अब बहुत आम हो चुका है। एक सेकंड सर, मैं लौटती हूँ और उसके बाद खेमचंद जी आप इस पर रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। प्रहलाद जोशी का स्टेटमेंट आ गया है। ये कहते हैं कि पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर भरोसा है। देश के लोगों ने ऐसे लोगों को सबक सिखाया है। तो देखिए, ऐसे लोगों को सबक देश ने सिखाया है, ये कहा है प्रहलाद जोशी ने। अविश्वास प्रस्ताव क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लाया जा रहा है, आज केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष ने दे दिया है। ये कहा प्रहलाद जोशी ने कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही बीजेपी पर पूरा भरोसा है। और आइए इसी चर्चा की अब शुरुआत करेंगे। मेहमानों का पैनल आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। और खेमचंद जी, आज जो तैयारी विपक्ष की तरफ से है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष तो अपनी रणनीति बनाकर तय कर चुका है, और आपके पास क्या है? क्या आपके पास नंबर गेम है? क्या आपके पास स्ट्रैटेजी है? विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी के पास क्या है? पूर्णिमा जी, मैं 1 मिनट पहले पुराने विषय पे ले लेता हूँ। कांग्रेस इतना ईर्ष्या और द्वेष में डूबी हुई है कि जो एक अच्छा काम होता है उसको भी खुले दिल से स्वागत नहीं कर पाती। उसमें भी छोटी छोटी चीजें ढूंढती है, फोटो खिंचा रहे हैं, फोकस हो रहा है। अरे जब पूजा हो रही है तो वहीं पे तो फोकस रहेगा। और आप कह रहे रिनोवेशन वर्क है, रिनोवेशन वर्क ऐसा होता है क्या? आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप जाइए वहां पे, देखिए। अगर आपको रिनोवेशन लगता है तो रिनोवेशन बोलिए, ठीक है सर, ठीक है। इसी इन्विटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। खेमचंद जी, आपने इनवाइट कर दिया, अब इस पे आगे बढ़ते हैं और अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। मेरा सवाल यह था कि बीजेपी के पास क्या है विपक्ष की इस रणनीति का जवाब? बीजेपी के पास सच्चाई है, बीजेपी के पास अपना काम है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं छुपाने के लिए। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने कल लेटर लिखा और डिटेल में सबको बताया हम कितनी भी लंबी चर्चा के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ छुपाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ इस डिस्कशन में शामिल होगी, और भारतीय जनता पार्टी हर जगह जहां पे जो काम करना चाहिए, जो सेवा कार्य करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। विपक्ष राजनीति कर रहा है, दो मुही राजनीति कर रहा है, सेलेक्टिव राजनीति करता है। सेलेक्टिव राजनीति नहीं चलेगी। जब डिस्कशन होगा, हर विषय पे बात होगी, राजस्थान पे बात होगी, बंगाल पे बात होगी, बिहार पे बात होगी, छत्तीसगढ़ पे बात होगी, हर जगह पे बात होगी। जो सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं वो भी सामने आएगी। और मणिपुर में कब से प्रॉब्लम है, किसने प्रॉब्लम क्रिएट की, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट की, उस पर भी बात होगी, सारे विषयों पे बात होगी। और हम ये नहीं कहते कि मणिपुर की जो घटना सामने आई थी वीडियो के माध्यम से वो सही घटना है, हमने उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की है। लेकिन कुछ लोग वो राजनीति कर रहे हैं और अपने प्रदेशों में जहाँ पे कुछ दिक्कत भी नहीं है सामाजिक रूप से, वहाँ ठीक है। नहीं तो आप बताइए ना अजय अरोड़ा जी। ठीक है सर, थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखेंगे शुरू में। अजय अरोड़ा जी, ये बताइए कि क्या जहन में है विपक्ष के जब वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है, ये जानते हुए कि लोकसभा में आंकड़ा तो बीजेपी के सरकार के पक्ष में ही है। क्या जरूरत अविश्वास प्रस्ताव और इसके पीछे की मंशा? पूर्णिमा, लोकतंत्र की खूबसूरती, हमारे पे संख्या कम हो सकती है लेकिन हम अपने भाव प्रकट करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए सदन में, और जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है, नंबर नहीं होगा तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा ना। ये तो सिंपल मैथ है सर, सिंपल मैथ है ये, बिल्कुल सिंपल मैथ है। जब भी कोई जिस प्रकार से देश में पक्ष और प्रतिपक्ष, जब कोई संख्या की जब बात आती है और मान लो किसी सरकार के पास किसी के पास संख्या ज्यादा है, तो हम अपनी बात तो रखेंगे। पूर्णिमा, हम अपनी बात इससे रखेंगे कि जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है, और आपका चैनल रोज दिखाता है, जब मैं भारत 24 देखता हूं तो देखता हूं कि मणिपुर की क्या हालत है, कितने दिन हो गए। हम तो चर्चा चाहते हैं, हम मणिपुर की बात करते हैं और प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस नहीं बैठती। पूर्णिमा, हम चाहते हैं हमारे मुखिया जिस प्रकार से अभी उद्घाटन कर रहे हैं आईसीसी का, और पूरा देश देख रहा है, इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि चर्चा करें, सदन में आए, सदन में बात करें। पर सरकार तो कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष है जो चर्चा नहीं चाहता। कल खुद प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। बीजेपी के तमाम लीडर्स यही कहते हैं कि आप लोग चर्चा चाहते ही नहीं है।
पूर्णिमा जी, वो पूरा कहते देश हैं ना जानता सर, है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा बताया जा रहा है कि आपका मकसद ये है कि हंगामा खड़ा किया जाए और कोई सूरत बदलना नहीं चाहते। आप चाहते हैं सिर्फ हंगामा होता रहे और सदन की कार्रवाई यूं ही स्थगित होती रहे। ये बीजेपी का टॉप टू बॉटम लीडरशिप यही कहता है कि विपक्ष की मंशा सिर्फ और सिर्फ इतनी है। अच्छा, उनका कहना बनता है पूर्णिमा जी, अगर वो इस बात को, उनको बचाव तो करना ही पड़ेगा। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि बचाव ना करें, भारतीय जनता पार्टी और सरकार अपना बचाव करे, लेकिन हमारी उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर पर चर्चा करें। हम मणिपुर पर चर्चा करने चाहते हैं और हम चाहते हैं जिस प्रकार से खेमचंद जी ने बोला कि हर राज्य की चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान की चर्चा होनी चाहिए। बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। बंगाल पे भी होगी। आप कोई बात राज्य का नाम लेते हैं, आप राजस्थान का नाम क्यों नहीं लेते? राजस्थान में अपने मंत्री को मारपीट के लगाया, इतना दुखद है, उनके हाथ से आपने मालदारी छीन ली और आप छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते, आप बिहार की बात नहीं करते, आप बंगाल की बात नहीं करते। वहाँ पे बार बार आपकी जो सहयोगी सो कॉल आपने जो इंडिया बनाया उसकी सहयोगी टीएमसी उनके कार्यकर्ता बार बार माता बहनों के साथ अत्याचार करते, वहाँ पे आप बात नहीं करते। वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत नहीं है क्या? राजस्थान में नंबर 1 हो गया इस समय महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में। क्या करनी चाहिए, क्या शिष्टाचार है, क्या शिष्टाचार है? सर आप कह रहे हैं मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान से कम कुछ नहीं। बीजेपी कहती है कि जब आप मणिपुर पर चर्चा की मांग करते हैं तो एनसीआरबी के जो आंकड़े राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जैसे दिखाते हैं, चर्चा उस पर भी होनी चाहिए, चर्चा बंगाल पर भी होनी चाहिए, चर्चा बिहार पर भी होनी चाहिए। और जब चर्चा हो, लेकिन नहीं सर, मुझे एक चीज क्लियर करिए, मुझे एक चीज सर बहुत साफ मन से क्लियर कीजिएगा, जब आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो क्या आप ये जानते हुए कि नंबर गेम आपके पास नहीं है, ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, क्या ये जनता के समय, जनता के पैसे की बर्बादी आपको नजर नहीं आती? पूर्णिमा जी, हम शांत हो जाएं, हम अपनी बात ना करें, हम बंगाल पे भी चर्चा करेंगे। सर मैंने कहा कि आपको लगता नहीं है कि सदन चल नहीं पा रहा और जनता के पैसे की सीधी सीधी बर्बादी है ये? पूर्णिमा जी, सर मैं टैक्स देती हूँ, मैं टैक्स देती हूँ, पूर्णिमा जी मैं टैक्स देती हूँ और मेरी जेब को वो टैक्स खलता है, लेकिन क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ तो इसीलिए मेरा टैक्स देना बनता है, मैं टैक्स देती हूँ। लेकिन अगर मेरे दिए हुए टैक्स का पैसा बर्बाद होगा तो क्या मुझे दुख नहीं होना चाहिए? क्या मेरा अधिकार नहीं कि मैं सवाल पूछूं? क्या मैं उत्तर दूं? बिल्कुल दीजिए साहब। जिस प्रकार से अडानी के मामले में हमने आज अपोजिशन में और हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा, जब पक्ष की सरकार अडानी के मामले में सदन किसने वॉकआउट किया, आप मुझे बताएं? सत्ता पक्ष ने। भारत के इतिहास में जब आपके टैक्स अनुसार नहीं हुआ पूर्णिमा जी, जब अडानी के मामले में सत्ता पक्ष ने सदन आप चुप रहिए, आप एजेंसियों की नहीं मानते। अरे अजय आप चुप रहिए, आप बातें कर रहे हैं, आप चुप रहिए, कोई अडानी ग्रुप आज मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, पूरी तरीके से आप डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। आपके लिए विदेशी एजेंसियां सही, भारत की एजेंसियां। लेकिन कुल मिलाकर आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, यही स्थिति तो देखिए सदन में देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि सीधे सीधे आप लोग चर्चा, सरकार अगर कह रही है कि चर्चा के लिए तैयार है और आप चर्चा नहीं चाहते तो कहीं ना कहीं उससे भागते हुए आप नजर आ रहे हैं ना सर। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए माफी चाहूंगी कि मैं और चर्चा के लिए शामिल नहीं कर पाई आप सब लोगों को। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, जो कि जुलाई 2018 में आया था और 11 घंटे ये बहस चली थी। उसके बाद वोटिंग हुई थी और मोदी सरकार ने आसानी से अपना बहुमत साबित कर दिया था।